हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का 11th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 59 टॉपिक हम प्रीवियस 10 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। देन हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी कि हेल्प के बारे में। अभी महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या है, उसके बारे में देखेंगे। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आज हम एशिया के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये स्कीम को लॉन्च किया गया था जनवरी 2015 में। इसका जो उद्देश्य था कि जो सेक्स सिलेक्टिव जो अबॉर्शन और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्रीज हो रहा है उसकी समस्या को एड्रेस किया जाए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 405 डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस जो स्कीम के अंतर्गत प्रोविज़न है डीबीटी का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, साथ ही साथ कैपिटल एसेट्स के क्रिएशन का। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी जनवरी 2015 में की गई थी, और इसका जो उद्देश्य है कि जो सेक्स सिलेक्टिव जो अबॉर्शन कराए जाते हैं, साथ ही साथ जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्रीज हो रहा है उसको, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 405 डिस्ट्रिक्ट में, तो पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 405 डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन लास्ट ईयर इसको पूरे भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसके लिए प्रोविज़न करता है डीबीटी का, साथ ही साथ कैपिटल एसेट्स के निर्माण का, तो इस तरीके का इसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर है वह 1 ओनली। चलिए देख लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने जो फ्लैगशिप स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, उसकी को रिवाइज किया है। इसमें उन्होंने जो गर्ल की स्किल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ऐसे जो आजीविका के क्षेत्रों में जहाँ पर ऐतिहासिक रूप से जो वुमेन का जो प्रतिनिधित्व है काफ़ी कम है, जैसे कि कुछ सेक्टर्स हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का सेक्टर, एलईडी लाइट मेकिंग का सेक्टर। इसके अलावा जो सेकेंडरी एजुकेशन जो होते हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, जहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, वहाँ पर महिलाओं के स्किलिंग बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इसके संबंध में अवेयरनेस भी बढ़ाई जाएगी। मेंस्ट्रुएशन जो हाइजीन है, साथ ही साथ जो बाल विवाह की समस्या है उसको भी, उससे संबंधित अवेयरनेस भी समाज के अंतर्गत इंक्रीज की जाएगी। साथ ही इसमें जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यक्रम चल रहा है उनके लिए एक ऑपरेशनल मैनुअल प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके आधार पर उनका कैलेंडर होगा जो कि वह गाइड कर सकेंगे डिस्ट्रिक्ट में इस जो स्कीम है उसकी एक्टिविटी को। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का स्कोर कार्ड भी इसमें निर्धारित किया जाएगा। उसके आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा जो इसका जो मिनिस्ट्रियल जो कन्वर्जेंस है उसको इंक्रीज किया गया है। पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ, वो उसको और इंक्रीज कर दिया गया है। अब इसमें शामिल कर लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को भी। तो इसमें पहले 3 मंत्रालय तो थे ही, साथ में अभी 2 मंत्रालय को भी शामिल इसमें कर लिया गया है। इसके साथ ही जो अगर हम इसकी बात करें तो ये लॉन्च की गई थी 2015 में, जो कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए। साथ ही साथ अभी इसको रिवाइज भी किया गया है। जो इसका जो कंपोनेंट है वह जो संबल सब स्कीम है जो कि मिशन शक्ति के अंतर्गत चल रही है, उसके अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। इसके अलावा यह एक्सपेंड कर दिया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए इन कंट्री। साथ ही साथ इसमें किसी भी तरीके का प्रोविजन नहीं है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स का। तो ये बात की हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो सिंगल लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है इस पॉलिसी के तहत, जो कि कवर करता है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को, ऑल टाइप्स जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे कि कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस, कोल बेड मेथेन्स, सीबीएम एंड जो सेल ऑयल गैसेस जो हाइड्रेट्स होते हैं, वह सभी एक सिंगल लाइसेंस के अंतर्गत
कवर हैं। सेकंड में कहा गया है कि इसमें अडॉप्ट किया गया है रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल को। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसमें लॉन्च किया गया है ओपन एक्रेज लाइसेंस मैकेनिज्म को। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है ये 2016 में लाई गई थी। इसके अंतर्गत जो एक सिंगल लाइसेंस व्यवस्था चला दी गई, जिसके अंतर्गत जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है किसी भी तरीके के हाइड्रोकार्बन का, चाहे वे कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस हो, कोल बेडेड मेथेन हो या सेल ऑयल या गैस जो हाइड्रेट होते हैं, उनके लिए एक सिंगल लाइसेंस व्यवस्था है। साथ ही साथ इसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल को अपनाया गया, जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल था उसकी जगह इसमें रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल को अपना लिया गया। साथ ही साथ इसमें एक ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू की गई, जिसके अंतर्गत जो लाइसेंस लेना चाहता है वह अपने अनुसार असेसमेंट करके उस माइंस को चूज कर सकता है ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी के तहत। तो इसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वह डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी गवर्नमेंट ने ऑफर किए हैं 42 हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स को फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए। उसका अभी लेटेस्ट ऑक्शन कराया गया है, जिसमें से जो 26 हैं वे ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स हैं, जबकि 16 ब्लॉक्स हैं वे कोल बेडेड मीथेन के हैं। अगर हम कोल बेडेड मीथेन की बात कर लें तो ये अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस होता है, जो कोल होता है उसके साथ में ये पाया जाता है, कोल डिपॉजिट्स के साथ में ही ये नेचुरल गैस के रूप में पाया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होती है, हालांकि इसमें कई और ट्रेसेस भी होते हैं, जैसे कि ईथेन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, साथ ही साथ वाटर के। जो इसमें जो ऑक्शन किया जा रहा है वह हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी 2016 के द्वारा किया जा रहा है। अब जान लेते हैं हेल्प के बारे में। जो ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी है, इसने रिप्लेस्ड किया था न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को। ये एक सिंगल लाइसेंस है जो कि कवर करता है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑल टाइप के जो भी हाइड्रोकार्बन हैं, जिसमें कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस, साथ ही साथ कोल बेड मीथेन, सेल ऑयल गैस एंड हाइड्रेट शामिल हैं। इसके अलावा इसमें लॉन्च किया गया था ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग मैकेनिज्म को, जो कि अलाउ करता है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके अंतर्गत ब्लॉक में, तो वे अपनी चॉइस के अनुसार उसको असेस करके, उसके एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को असेस करके उसको वह चूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को इसमें अपनाया गया। अभी क्या होता था, पहले इसमें प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता था, जिससे जो इन्वेस्टर होते थे वह ज़्यादा उसके प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट नहीं होते थे, लेकिन जब से रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इसमें शामिल किया जाएगा तो वह इसके लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट होंगे। इसके अलावा इसमें जो रॉयल्टी रेट्स है उसको कम किया गया, ऑयल सेल्स को इसमें समाप्त कर दिया गया, जो मार्केटिंग और जो प्राइसिंग की जो फ्रीडम इनको दी गई। साथ ही साथ इसमें एक ट्रांसपेरेंट और एक तीव्र तरीके की बिडिंग प्रणाली को इसमें अपनाया गया। तो ये हमने बात की हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, उसके संबंध में ये क्वेश्चन है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो अभी प्रेजेंट में 5 स्टोरीड जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बिल्ड किया गया था मराठा जो जनरल थे राणोजी शिंदे, उनके द्वारा 1734 में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो टेम्पल जो आर्किटेक्चर है वह मिक्स है किसका, भूमिजा एंड चालुक्य एंड मराठा स्टाइल का। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से केवल एक ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है, और जिसका जो फेस है, जो शिवलिंग का जो फेस है वह साउथ की तरफ है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो अभी जो 5 स्टोरीड जो स्ट्रक्चर है वह मराठा जनरल राणोजी शिंदे के द्वारा 1734 में बनाया गया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वह भूमिजा, चालुक्य एंड मराठा स्टाइल में बना हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। साथ ही साथ ये मात्र केवल एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो ये भी इसमें करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी महाकाल लोक कॉरिडोर का अभी उद्घाटन किया गया और ये काफ़ी भव्य रूप में इसको विकसित किया गया है। ये उज्जैन में स्थित है और साथ ही साथ इसमें जो पिलग्रिम्स आएंगे, जो तीर्थयात्री आएंगे, उनके लिए वर्ल्ड क्लास मॉडर्न अमेनिटीज, मॉडर्न सुविधाएं उसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर हम महाकालेश्वर टेम्पल की हिस्ट्री की बात करें तो इसके ओरिजिन को अगर देखें महाकाल टेम्पल को, तो ये ट्रेस होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड से। पुराणों में इसको कहा गया है
कि इसको जो प्रजापति जो ब्रह्मा थे उनके द्वारा इनको स्थापित किया गया था। साथ ही साथ जो कालिदास की जो रघुवंशम है उसमें टेम्पल को निकेतन के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा जो मेघदूत है कालिदास का, उसमें इसका जो महाकाल का जो टेम्पल है उसका जो विवरण है काफ़ी आकर्षक रूप से बताया गया है। इसके अलावा जो अभी इसका जो 5 स्टोरी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है महाकाल का, वह मराठा जो जनरल थे राणोजी शिंदे के द्वारा 1734 में बनाया गया था और इसका जो आर्किटेक्चर है वह भूमिजा चालुक्य एंड मराठा स्टाइल से बना हुआ है। अगर हम भूमिजा स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये आरंभिक एक पारंपरिक टेम्पल स्टाइल थी जो कि डेवलप हुई थी महाराष्ट्र में। इसके अलावा इसके अगर मेन फीचर्स की बात करें कि हम इस तरीके के जो भूमिजा टेम्पल होते हैं उसको किस तरीके से पहचानेंगे, तो इसके जो टेम्पल के ऊपर एक स्टार शेप्ड प्लान होता है और इसमें एक शिखर भी उपस्थित होता है। तो जो मंदिर का जो प्लान होता है एक स्टार शेप्ड होता है, साथ ही साथ इसमें एक शिखर उपस्थित होता है। और अपर कंपोनेंट की अगर हम बात कर ले तो वह एक बेल डिजाइन पिलर्स और प्लास्टर्स पे भी टिके हुए रहते हैं। इसके अलावा जो स्कल्पचर्स आर्ट हैं इसमें जो टेम्पल में वे नटराज के भी देखने को मिलते हैं, साथ ही रावणाग्रह के भी इसमें आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है, जो इसका जो शिवलिंग का जो फेस है वह दक्षिण की तरफ है। अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग की अगर बात कर लें तो सोमनाथ और जो नागेश्वर है वे गुजरात में स्थित हैं। जो मल्लिकार्जुन की बात करें तो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओमकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन जो महाकाल की हमने बात की वह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है। भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर एंड ग्रसेश्वर जो हैं वह महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके अलावा जो विश्वनाथ हैं वह वाराणसी में है। जो बैद्यनाथ हैं वह झारखंड में और जो रामेश्वर हैं वह तमिलनाडु में स्थित हैं। तो ये हमने बात की महाकाल टेम्पल के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूरेटिव पिटीशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इसका कंसेप्ट है क्यूरेटिव पिटीशन का मेंशन है संविधान के आर्टिकल 137 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है वह लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है व्यक्ति के पास यदि उसकी जो रिव्यू पिटीशन होती है उसको खारिज कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि कंसेप्ट ऑफ जो क्यूरेटिव पिटीशन है वह मेंशन है आर्टिकल 137 में, तो संविधान के अंतर्गत क्यूरेटिव पिटीशन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्यूरेटिव पिटीशन का जो कंसेप्ट आया वो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के थ्रू आया था, ना कि संविधान में इसका कोई जिक्र है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो रिव्यू पिटीशन जब व्यक्ति की खारिज कर दी जाती है तो उस पर लास्ट ऑप्शन होता है कि वह रेमेडी पा सके विद द हेल्प ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो क्यूरेटिव पिटीशन का जो कंसेप्ट है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन, और उस डिसीजन का उस जो केस का नाम था वह था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस, जो कि 2002 में हुआ था। इसमें इशू ये था कि अगर जब फाइनल डिसीजन दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी गई है, तो उसके बाद भी कोई रेमेडी व्यक्ति के पास अवेलेबल है या नहीं। तो इसी में ही क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट निकल कर आया। इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके 2 पॉइंट का ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरीके के जस्टिस के मिसकैरेज को अवॉइड करना, साथ ही साथ जो प्रोसेस की जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की अगर बात करें क्यूरेटिव पिटीशन के, तो आर्टिकल जो 137 है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई लॉ या रूल से संबंधित अगर कोई मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वह अपने डिसीजन को रिव्यू कर सके। लेकिन इसमें कंपलसरी ये है कि वह जो पिटीशन है वह 30 दिन के भीतर उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और ये 30 दिन कब से माने जाएंगे? जब उन्होंने जजमेंट दिया है, जब उन्होंने ऑर्डर पेश किया है, उसके 30 दिन के बाद तक। इसके अलावा इसका जो प्रोसीजर क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है तब जारी की जाती है, तब लगाई जाती है जब फाइनल जो कन्वेंशन है उसको, जो रिव्यू पिटीशन है उसको खारिज कर दिया जाए। और इस पिटीशन को तब एंटरटेन किया जाता है जब पिटिशनर ये साबित कर दे कि उसके जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका वायलेशन हुआ है और उसके द्वारा कुछ तथ्यों को कोर्ट के द्वारा पहले सुना नहीं गया है, अगर वह पिटिशनर साबित कर दे तो। इसके अलावा ये रेयर है, इस तरीके का रेगुलर कोई प्रोसीजर नहीं है। साथ ही साथ जो क्यूरेटिव पिटीशन होगी फर्स्ट सर्कुलेट होगी
बेंच ऑफ जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके समक्ष। और जब वह जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जब वह कंक्लूड कर लेंगे कि ये जो मैटर है उसको ज़रूरत है कि वो सेम बेंच के पास जाए, तो वह उसको उसके समक्ष लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंसिडरेशन की जब प्रोसेस में होगा क्यूरेटिव पिटिशन, तो इसमें जो सीनियर काउंसलर होता है उसकी भी मदद ली जा सकती है। वह एक तरीके से एमिकस क्यूरी की तरह काम करता है, फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट की तरह वह काम करता है, तो उससे भी इसमें कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा जो क्यूरेटिव पिटिशन होती है वह जज के चैम्बर में की जाती है, इसकी कोई ओपन कोर्ट हियरिंग इसमें अलाउ नहीं होती। इसके बाद यदि उनको जो रिजेक्शंस क्यूरेटिव पिटिशन किसी ने लागू की और उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, यदि कोर्ट को ये लगे कि ये कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं और इसके पीछे कोई ऐसे ग्राउंड नहीं है कि इसकी क्यूरेटिव पिटिशन को एक्सेप्ट किया जा सके, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी इसमें इम्पोज की जाती है। तो ये हमने बात कर ली क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल FFB सेप के बारे में है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो फ्लैक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये रन हो सकता है 100% पेट्रोल, साथ ही साथ 20 से 100% जो ब्लेंड हो सकता है इथेनॉल और जो इलेक्ट्रिक पावर के साथ भी ये रन हो सकता है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में ये बात की गई है कि जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं ये पावर्ड होते हैं आईसी इंजन की मदद से, साथ ही साथ इसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं जिसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बैटरीज के रूप में स्टोर कर ली जाती है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स हैं वे 100% पेट्रोल पे भी चल सकते हैं, साथ ही साथ उसमें 20 से 100% इथेनॉल या इलेक्ट्रिक पावर की अगर ब्लेंडिंग की जाती है तो वे उस पर भी काम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल होते हैं पावर्ड किए जाते हैं आईसी इंजन से, साथ ही साथ इसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर्स हो सकती हैं और जो कि यूज करती हैं एनर्जी का जो स्टोर करती हैं वह बैटरीज के रूप में स्टोर करती हैं। तो इसमें ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो फ्लेक्सी फ्यूल होता है जिसमें जो फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि FFB सेप के नाम से हम जानते हैं ये रन कर सकता है 100% पेट्रोल पे, साथ ही साथ 20 से 100% ब्लेंडेड हो सकता है या इथेनॉल और इलेक्ट्रिक पावर का अगर फ्यूल है तो उस पर भी ये काम कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रिक जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है लेकिन ये रेगुलर पेट्रोल पे तो चल ही सकता है, साथ ही साथ ये ब्लेंडेड जो फ्यूल होते हैं कि उसके साथ इथेनॉल मर्ज कर दिया गया है या मेथनॉल मिला दिया गया तो उस पर भी ये रन कर सकता है। इसके अलावा जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल होते हैं पावर्ड होते हैं आईसी इंजन से, जिसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं जो कि इसमें जो बैटरीज का यूज किया जाता है जो एनर्जी जो जनरेट होती है उसके लिए। इसके अलावा इसको 2 टाइप में स्पेसिफाई भी किया जाता है, माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। साथ ही जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं ये तो या तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर पे चल सकते हैं लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये पावर किए जा सकते हैं आईसी इंजन्स और दोनों पर ये चल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो बैटरीज होती हैं जो हाइब्रिड बैटरीज होती हैं रिचार्ज होती हैं कंप्लीटली इंजन के द्वारा ही। इसमें जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके द्वारा ये बैटरी को रिचार्ज किया जाता है। और जो ये रीजनरेटिव ब्रेक किस तरीके के काम करते हैं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है ब्रेक लगाने के दौरान उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है और उस जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसको बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। इसके अलावा इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी होता है जिसमें एक ली आयन बैटरीज को इसमें शामिल किया जाता है, जो इसके अंतर्गत जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है व्हीकल्स के अंतर्गत उसको ये रन करने में काम आता है। इसके अलावा इसके एडवांटेज की बात कर लें तो इसके ड्यूल बेनिफिट्स हैं। एक तो इसमें इथेनॉल का यूज किया जा सकता है हाई ब्लेंडेड कैपेसिटी में, साथ ही साथ इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वह काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ इस पर एक ड्राइविंग परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है। और ये कई सारी जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पॉल्यूशन और जो ऑयल इंपोर्ट बिल हमारा इंक्रीज होता जाता है जिससे सरकारों का राजकोषीय घाटा बढ़ता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है। साथ ही साथ जो शुगर प्रोडक्शन में जो वेस्ट बचता है उसको भी इसमें यूज करके इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इससे एक
फार्मर्स के लिए भी एक आय का स्रोत इससे जनरेट हो सकता है। ये बात की हमने फ्लैक्सी फ्यूल्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जिसमें आपको नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है, जिसमें फर्स्ट पे है हिमालयस, सेकंड पे है अल्टुनसान, थर्ड पे है अल्ताई माउंटेन्स, फोर्थ पे है कुनलुनसान एंड फिफ्थ पे है तियानसान। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले ऊपर अल्ताई माउंटेन्स आ जाएगा, देन इसमें फिर तियानसान, देन फिर इसमें अल्टुनसान एंड फिर इसके अंतर्गत कुनलुनसान और फिर सबसे लास्ट में अगर साउथ में जाएंगे तो हिमालय देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D35241। चलिए देख लेते हैं इसकी मैप पर लोकेशन। इसमें सबसे नॉर्थ में आपको अल्ताई माउंटेन दिख रहा है, इसके बाद तियानसान, इसके अलावा यहाँ पर आपको अल्टुनसान देखने को मिलेगा, इसके नीचे कुनलुन्स और यहाँ पर फिर हमारा हिमालय। तो इसको हमने नॉर्थ से साउथ तक अरेंज किया। ये किया हमने मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये था हमारा अक्टूबर मंथ का 11 सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।